हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है किस्त योजना। तो किस्तों में खरीदारी। तो आइए देखते हैं क्या होता है किस्त योजना या किस्तों में खरीदारी। तो आजकल प्रायः इस प्रकार के विज्ञापन आप देखते होंगे। तो किस्त योजना के बारे में बताया गया है। तो आपके सपनों का घर न्यूनतम ब्याज दर में आसान किस्तों पर या अपनी मनपसंद कार ले जाइए मात्र 30,000 रुपये देकर। तो ऐसा आप लोगों ने सुना होगा विज्ञापन में। तो शेष आसान किस्तों में और जो बाकी है उस सबको शेष आसान किस्तों में। या टीवी या फ्रिज खरीदे मात्र 1,000 रुपये में तथा बाकी भुगतान आसान मासिक अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों में। तो ऐसा विज्ञापन आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ऐसी योजनाओं से व्यक्ति महंगी वस्तु की खरीदी बिना पूर्ण भुगतान करके करता है। तो ऐसे सामान को क्या करते हैं, पूरे जो किस्त होता है, पूरी राशि होता है, उसका कुछ हिस्सा ही देकर हम लोग खरीद लेते हैं। तो यानी कि बिना पूर्ण भुगतान खरीदते हैं। तो ये योजना एक व्यक्ति को सुविधा पूर्वक भुगतान द्वारा महंगी वस्तुएं खरीदने योग्य बना देती है। तो किस्त योजना में वस्तु को खरीदते समय ग्राहक वस्तु के नगद मूल्य का कुछ हिस्सा आंशिक भुगतान के रूप में देता है, जिसे तत्काल नगद भुगतान कहते हैं। तो ये तत्काल नगद भुगतान क्या है? तो वस्तु के खरीदते समय ग्राहक वस्तु के नगद मूल्य का कुछ हिस्सा आंशिक भुगतान के रूप में करता है। यानी कि खरीदार या ग्राहक जो किसी भी वस्तु को खरीदते समय आंशिक यानी कि वस्तु का कुछ मूल्य भुगतान करता है, जिसे तत्काल भुगतान कहते हैं। तत्पश्चात अनुबंध पर हस्ताक्षर कर वस्तु को उपयोग के लिए ले जाता है। तो तथा शेष को किस्तों में चुकाता है, जिसे किस्त राशि कहते हैं। ये किस्त मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक अथवा बेचने और खरीदने वाले दोनों की सहमति निश्चित की जाती है। तो जो शेष राशि बचता है उसको और कुछ किस्तों में चुकाना होता है, जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक में। यानी कि शेष जो बची हुई राशि को क्या करना, कुछ कुछ हिस्सों में बांटकर हम लोग या ग्राहक दुकानदार को चुकाता है। तो यही जो कुछ हिस्सा बचता है उन्हीं को कुछ हिस्सों में तोड़कर जो राशि दिया जाता है, निश्चित राशि, उसी को किस्त राशि कहते हैं। तो आइए किस्त योजना के कुछ उदाहरण से समझें, यानी कि किस्त राशि को कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो क्या है, किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं किस्त योजना में ब्याज की दर किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो किस्त योजना क्या है, नगद मूल्य क्या है, तत्काल नगद भुगतान क्या है, इन सब के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो किस्त योजना क्या होता है, किसी वस्तु के मूल्य को किस्तों में भुगतान करने की योजना किस्त योजना कहलाती है। तो पिछला जो वीडियो था उसको एक बार देख लेंगे आप लोग, या जो पीछे पढ़ाया गया था उसको रिवाइज कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं किस्त योजना में ब्याज की दर ज्ञात करना। तो यानी कि किस्त योजना में ब्याज की दर किस तरीके से ज्ञात करना है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। तो किस्त योजना में पूरे मूल्य का एक ही भाग ग्राहक खरीदते समय दिया जाता है। यानी कि किस्त योजना में पूरे मूल्य का एक भाग ही ग्राहक द्वारा खरीदते समय दिया जाता है। शेष मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है, इसलिए विक्रेता अतिरिक्त राशि ग्राहक से लेता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, किस्त योजना में पूरे मूल्य का
एक ही भाग ग्राहक द्वारा खरीदते समय दिया जाता है। शेष मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है, इसलिए विक्रेता अतिरिक्त राशि ग्राहक से लेता है। यह अतिरिक्त राशि ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो आइए उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। तो एक टेबल का नगद मूल्य कितना है? 1000 रुपये है, जिसे रमेश 4000 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा 310 रुपये 2 समान मासिक किस्तों पर खरीदता है। किस्त योजना में दिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किस्त योजना में हम लोग को ब्याज की दर ज्ञात करना है, जिसमें दिया गया है नगद मूल्य दिया है 1000, तत्काल नगद भुगतान दिया है 400, और जो शेष जो राशि बच रहा है उनको 310 यानी कि 310 रुपये 2 समान किस्तों में, वो भी मासिक किस्तों में हम लोग को चुकाना है, यानी कि जो ग्राहक है वो चुकाता है। तो किस्त योजना में दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है टेबल का नगद मूल्य कितना दिया था? 1000, और तत्काल नगद भुगतान दिया था 400। तो शेष जो राशि होगा, यानी कि शेष देय राशि कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 400, क्योंकि अभी तत्काल भुगतान कर रहा है 4000 और वस्तु का नगद मूल्य कितना था? 1000 है। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शेष जो राशि देना है वो निकल जाएगा। तो शेष देय राशि कितना है? 600 रुपये है। तो माना कि किस्त योजना में दी गई ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। तो क्या मान लिए हैं? 8% वार्षिक माने हैं। तो 2 माह बाद 600 रुपये का मिश्र धन, तो 2 माह बाद यानी कि 2 माह बाद 600 रुपये का मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 माह बाद 600 रुपये का मिश्र धन। मूलधन कितना है? अब हम लोग के पास 600 रुपये है, इसी को हम लोग को 2 किस्त में चुकाना है, तो ये मूलधन हो गया। तो कुल मिश्र धन हो जाएगा या मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 600 है, प्लस ब्याज। ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है? यानी या साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100 होता है। तो मूलधन यहाँ रख दिए 600, दर कितना है? 8%, समय कितना है? 2 माह। तो इसको वर्ष में चेंज कर दिए, तो किससे डिवाइड कर दिए? 12 से। अब ये अपॉन 100 होता है, वही 100 ये है। तो इसको सरल कर दिए, ये 600 का 600 और इन सब को सरल कर दिए, तो क्या आ गया हम लोग के पास? आर। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा? केवल आर बचा। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे ये क्या था? 2 माह बाद, यानी कि एक ही बार निकाले हैं 2 माह का मिश्र धन। अब आगे है 1 माह बाद दिए गए। अब 1 माह बाद दिए गए, तो 1 माह बाद दिए गए 310 रुपये का दूसरे माह के अंत में मिश्र धन। तो पहले क्या किया गया? यहाँ कुल जो शेष देय राशि था 600, इसका मिश्र धन निकाल लिए। तो ये हो गया। अब जो किस्त में दिया जाता है कितना? 310, तो उसका निकालेंगे अब मिश्र धन। तो 1 माह बाद दिए गए 310 रुपये का दूसरे माह के अंत में मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अब मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज, तो ये मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है? साधारण ब्याज मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो अब 1 माह बाद बोला है, तो यहाँ समय कितना है? 1 माह। तो उसको वर्ष में बदलना है, तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये मूलधन 310 मल्टीप्लाई दर क्या माने हैं? आर, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। ये 100 सूत्र का 100 है, और ये माह था 1 माह, उसको वर्ष में चेंज किया तो 1/12। तो ये हो जाएगा मिश्र धन। अब इसको सरल कर देंगे। अब इसको सरल कर दिए तो क्या हो गया? 310 प्लस 31 आर अपॉन 120, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आगे 2 माह बाद दी गई दूसरी किस्त। अब पहले माह बाद वो था जो पहले माह में दिया जाता है 310 रुपये, तो उसका जो मिश्र धन था वो 2 माह के बाद कितना हो गया? ये 310 प्लस 31 आर अपॉन 20। अब फिर एक किस्त बचा है, उसको दूसरे माह के अंत में देगा, तो उसको
2 माह बाद दी गई दूसरी किस्त, 2 माह बाद दी गई दूसरी किस्त क्या है 310 रुपये। तो लास्ट माह टोटल जो है हम लोग को 2 माह हमने देना था 310 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा किस्त दे रहे हैं 310 रुपये। तो अतः दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर 2 माह के अंत में मिश्र धन निकाल लेंगे। तो इसका तो मिश्र धन नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग का मासिक किस्त समाप्त हो जा रहा है। तो अतः पहले माह और दूसरे माह दोनों का जो मिश्र धन को प्लस करेंगे तो क्या होगा 2 माह का कुल मिश्र धन हो जाएगा। तो अतः दोनों मासिक किस्तों को मिलाकर 2 माह के अंत में मिश्र धन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 310 प्लस क्या हो जाएगा 31R/120, और ये दूसरे माह का धन था। तो 310 इज इक्वल टू इन सबको सरल कर दिए, इसका प्लस इससे हो गया तो क्या 620 प्लस ये 31R/120, तो ये हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से ये इसको हम लोग 3 दे देते हैं, समीकरण 3। अब जो हम लोग 600 का एक ही बार मिश्र धन निकाले थे और जो किस्त योजना निकाले थे वो भी उसका मिश्र धन क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि दोनों जो राशि है वह एक ही जो शेष देय राशि का मिश्र धन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोनों राशियां बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 600 दे था 600 प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 620। यहाँ से ये समीकरण ये 3 यहाँ पर क्या लिखते समीकरण 1 व 3 से 600R, समीकरण 1 में क्या था 600R प्लस 600 प्लस R इज इक्वल टू 600, यहाँ से 20 अब प्लस 31/120, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सरल कर देंगे, तो सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा R वाले को एक तरफ और जिस संख्या वाले को एक तरफ, तो ये इसको इधर ले लाए या हाँ इसको इधर ले लाए हम लोग तो माइनस हो जाएगा 31R/20, अब 600 को उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो 120R माइनस 31R/120, यहाँ से माइनस कर दिए तो 20, तो या फिर क्या कर दिए इसको माइनस कर दिए तो क्या हो गया 89R। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 20 × 20, तो R निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 89 को उधर ले जाएंगे तो अपन हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया है तो 2400/89 सरल कर दिए तो क्या हो गया इतना हो गया, तो ये प्रतिशत है। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो समझ गए। तो आइए आप देखते हैं आगे अन्य विधि। तो ये अन्य विधि को देख लेते हैं। तो टेबल का नगद मूल्य कितना दे, या इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जिसमें क्या है टेबल का नगद मूल्य कितना है 1000 रुपये दिया था, फिर तत्काल नगद भुगतान कितना था 400 था। तो शेष देय राशि निकालना है, सबसे पहले तो नगद मूल्य लिखना है, फिर तत्काल भुगतान, फिर शेष देय राशि। तो शेष देय राशि अभी जो तत्काल भुगतान किए हैं उसको क्या कर देना है नगद मूल्य में माइनस कर देना है। तो 1000 में 400 माइनस तो कितना आ गया 600, तो ये क्या हो गया शेष देय राशि। अब कितने किस्त में देना था 2 मासिक किस्तों में देना था, तो मास किस्तों की संख्या कितना है 2 है। तो किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान तो 2 समान किस्तों में देना है और वह समान मूल्य कितना है 310 रुपये था प्रत्येक किस्त। तो 2 किस्तों में देना है तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मासिक किस्तों में उसको कुल कितने रुपए देंगे 620 रुपये देंगे। तो दिया गया कुल ब्याज, तो शेष जो राशि था हम लोग का कितना था 600 रुपये था। अब 2 किस्त बाद देते हैं तो रुपए कितना हो जाता है 620 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितना लगा है यहाँ पर उसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो शेष देय राशि था उसमें 2 माह बाद जितना भी भुगतान किए जाते हैं, यानी कि 2 मासिक किस्तों का कुल भुगतान में क्या कर देंगे शेष देय राशि को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें 620 माइनस 600 इज इक्वल टू 20 रुपये। तो ब्याज कितना लेता है हम लोग से वह 20 रुपये लेता है। अब उसके बाद पहले माह के लिए मूलधन, तो पहले माह के लिए मूलधन इज इक्वल टू 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 रुपये। ये पहले माह का मूलधन हो गया, यानी कि शेष जो राशि था वह
इतना था 600। तो यानी कि पहले जब वस्तु को खरीदता है तब 400 रुपये दिया था, तो तत्काल नगद भुगतान में क्या कर दिए, 400 माइनस कर दिए, तो शेष जो बचा था वह पहले माह का मूलधन। अब दूसरे माह के लिए मूलधन निकालना है तो क्या कर देना है, तो 600 रुपये को हम लोग को क्या करना है, दो समान किस्तों में चुकाना है। और पहला किस्त कितना है, 310 रुपये है। तो दूसरे माह के लिए मूलधन निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो शेष देय राशि है उसमें जो किस्त है उसको माइनस कर देंगे। तो 600 माइनस 310 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 290 रुपये। दूसरे माह के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 290 रुपये। तो आगे कुल मूलधन एक माह का, यानी कि एक माह का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, 600 प्लस 290 इज इक्वल टू 890 रुपये। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। अब माना कि ब्याज की दर कितना मान ली, 8%। तो कुल ब्याज, तो ब्याज कितना है हम लोग का, 620 रुपये है। अब ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि साधारण ब्याज। तो ये होता है साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो ये होता है, तो इसी में लगा दिया गया। तो साधारण ब्याज कितना है, 20 रुपये है, तो ये 20। मूलधन कितना है, ये 890, तो 890 दर आर समय 1 अपॉन 100। समय 1 माह था तो उसको 12 से डिवाइड कर दिए तो वार्षिक हो जाएगा, क्योंकि दर वार्षिक माने हैं। तो इतना समझ गए। आगे आगे हो जाएगा आर इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 890। जब इसको सरल कर दिए तो ये इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, समझ गए। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि उदाहरण नंबर 16 है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। तो टेबल का नगद मूल्य कितना था, 1000 रुपये। तो ये नगद मूल्य है, जिसे रमेश 400 रुपये तत्काल नगद भुगतान, तो तत्काल नगद भुगतान कितना है, 400 तथा 310 रुपये दो मासिक किस्तों में खरीदता है। तो मासिक किस्तों की संख्या कितना है, दो है, यानी कि दो मासिक किस्तों में चुकाया जाता है, यानी कि दो बार देगा। और वह राशि कितना होगा, 310 रुपये। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया था, तो अन्य विधि को देखते हैं। तो यहाँ दिया था टेबल का नगद मूल्य। तो टेबल का नगद मूल्य कितना दिया था, 1000 रुपये था नगद मूल्य। अब तत्काल भुगतान कितना था, 400 रुपये। तो सबसे पहले क्या लिखना है, नगद मूल्य लिखना है, फिर उसके बाद तत्काल भुगतान। तो इतना समझ गए। फिर उसके बाद क्या करना है, शेष देय राशि, यानी कि किस्तों में शेष देय राशि निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नगद मूल्य में नगद भुगतान को माइनस कर देंगे, जो प्राप्त होगा वह शेष देय राशि होगा। तो यहाँ नगद मूल्य कितना था, 1000, और नगद भुगतान कितना था, यह तत्काल नगद भुगतान कितना था, 400 रुपये। तो माइनस कर दिए, 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 रुपये। तो शेष देय राशि कितना है हम लोग के पास, 600 रुपये। अब इसके बाद क्या करना है, मासिक किस्तों की संख्या देखना है। तो कितना मासिक किस्त, दो बार देना था, यानी कि दो मासिक किस्तों में। तो यहाँ समान किस्तों की संख्या, यानी किस्त की संख्या कितना है, 2 हो जाएगा, क्योंकि दो बार देना है। अब इतना निकाल लेने के बाद क्या करना है, किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान। तो किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान निकालना है। तो दो बार दे रहे हैं और प्रत्येक किस्त कितना है, 310 रुपये है। तो क्या है, प्रत्येक किस्त 310 रुपये है। और कितने बार देना है, 310 को दो बार देना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 620 रुपये ये हो गया। तो दो समान किस्तों में जो देना है वह कुल रुपए कितना हो गया, 620। अब आगे क्या करना है, ब्याज निकाल लेना है। इसके बाद दिया गया कुल ब्याज, तो दिया गया कुल ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो किस्त योजना में कुल भुगतान, यानी कि किस्त योजना में 2 माह का या 2 किस्त, जितना भी किस्त दिए रहेगा उस राशि में क्या कर देना है, जो शेष देय राशि था उसको माइनस कर देना है। तो कुल भुगतान क्या था, 620 रुपये था ये किस्तों में, और शेष देय राशि कितना था, 600। तो इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो वह क्या हो जाएगा, ब्याज। तो ब्याज कितना मिला है हम लोग को, 20 रुपये, कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 20 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना, पहले माह के लिए मूलधन निकालना है। फिर पहले माह के लिए मूलधन निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो नगद मूल्य है
वस्तु का उसमें क्या कर देना है, तत्काल भुगतान को माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिया तो 600 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, पहले माह का मूलधन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालना है, दूसरे माह के लिए मूलधन। तो दूसरे माह के लिए मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शेष देय राशि है उसमें किस्त जो प्रत्येक समान किस्त में देना है या किस्तों का जो मूल्य है उसको माइनस कर देना है। तो कितने रुपए था किस्त वाला हम लोग का, 310 था, तो उसको क्या कर देंगे माइनस, तो जो आएगा वह क्या हो जाएगा, दूसरे माह का मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ 600 माइनस 310 तो कितना आ गया, 290, तो यह दूसरे माह का मूलधन हो जाएगा। तो अब दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, पहले माह का मूलधन और दूसरे माह के मूलधन को। तो कुल मूलधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक माह का होगा, जो भी होगा वह एक माह का होगा। तो कुल मूलधन इज इक्वल टू क्या कर देना है, 600 प्लस 290 प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 890। अब यही क्या हो जाएगा, हम लोग का मूलधन होगा ब्याज दर निकालने के लिए। तो माना कि मासिक ब्याज की दर कितना, 8% वार्षिक मान लिए, ये किस में माने हैं, वार्षिक। तो ब्याज कितना है हम लोग का, 20% है, 20 रुपये है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिए। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो इसमें रख दिए साधारण ब्याज कितना 20, तो ये 20 हो गया। मूलधन कितना है, मूलधन ये है हम लोग का 890, तो 890 दर आर और समय एक माह ही रखना है। तो 1/12 हो जाएगा, क्योंकि मासिक था उसको वार्षिक में चेंज कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड। अब ये सूत्र का 100 है। अब इसको सरल करके आर का मान निकाल लेना है, यानी कि इधर से सबको पक्षांतर करना है, केवल आर को अकेला रखना है। तो यहाँ से आगे हम लोग क्या कर दिए, आर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 890। तो ये सरल कर दिए हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 26.97% लगभग। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आज का क्लास यही तक। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो इसमें भी दर ज्ञात करना है, जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े उदाहरण, उसी तरीके से बनाना है। तो ये बनाएंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक। ओके बाय।